Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQs। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो पढ़े थे, तो बेटा वो थोड़े से पढ़े थे, अभी और भी बहुत सारे हैं, सारे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज कंसिडर्ड टू बी चीपर देन इक्विटी। अच्छा, ये सेंटेंस ना आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारी स्लाइड्स में मैंने खुद ने आपको बहुत बार बोला है कि डेट जो है ना वो इक्विटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जब भी मैंने दोनों के डिफरेंस कवर किया ना, हमेशा बोला है मैंने ये चीज़। बट ऐसा बोला क्यों जाता है, मतलब क्यों ऐसा बोलते हैं हम कि डेट हमारे लिए चीपर है इक्विटी के कंपैरिजन में? वही रीज़न हमें यहाँ पे बताना है। ये बोलते हैं बिकॉज फॉर बोरोवर्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ डैश वाइल डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट। ये बोलते हैं कि भैया डिबेंचर के साथ एक ऐसी स्पेशल चीज़ है, डिबेंचर के इंटरेस्ट के साथ एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जो इक्विटी के ऊपर लायबल नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि इंटरेस्ट जो हमारा है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो डिबेंचर के ऊपर हम पे करते हैं, इससे हम कहीं माइनस करते थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए आपका और थोड़ी सी याददाश्त चाहिए आपकी। मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ, बट मैंने स्ट्रेट अवे कभी नहीं बोला। याद है मैंने आपको EBIT करके कुछ बताया था? नहीं याद और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर लो, यू विल गेट टू नो। EBIT बताया था, फिर उसमें से मैंने आपको इंटरेस्ट माइनस करने के लिए बोला था। फिर वो जो भी फिगर आएगी उसमें से मैंने आपको टैक्स माइनस करने के लिए बोला था, और फिर आती थी हमारी नेट अर्निंग्स। याद है कि नहीं याद है? और इससे हम EPS निकालते थे, अर्निंग पर शेयर निकालते थे। इस वाले अमाउंट को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकालते थे। अब ये जो इंटरेस्ट हमने माइनस किए, किस चीज का इंटरेस्ट है? ये है डिबेंचर्स वालों का इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट है? डिबेंचर वालों को जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो है ये। तो आपने अपनी कंपनी की ग्रॉस अर्निंग में से इंटरेस्ट पे किया, जो भी फिगर आया उस पे टैक्स कैलकुलेट किया। मतलब जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो ना, उसमें आप इंटरेस्ट माइनस करके ही करोगे। मतलब वो फिगर कौन सी लोगे जिसमें इंटरेस्ट माइनस है ऑलरेडी। दोबारा से समझिएगा, ये बोलते हैं कि आपने ग्रॉस अर्निंग निकाली कंपनी की, उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया था। जो भी फिगर आता था उसमें से आप टैक्स माइनस कर रहे थे। टैक्स क्या है? वो पेमेंट जो कि आप गवर्नमेंट को देते हो। ये किस फिगर पे कैलकुलेट हो रही थी? ये इस फिगर पे कैलकुलेट हो रही थी। तो जब ये इस फिगर पे कैलकुलेट हो रही थी, दैट मीन्स इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट हो चुका था। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है? डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए खुद ही आप जान जाएंगे कि भाई अगर मान लीजिए 20 रुपये मेरी कंपनी की टोटल अर्निंग है, मतलब EBIT है, उसमें से अगर मैं 10 रुपये इंटरेस्ट के काट देती हूँ तो मुझे टैक्स किस अमाउंट पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पे करना है। और जबकि मैंने अगर डिबेंचर्स इशू किए नहीं होते, मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा होता, तो मुझे टैक्स कितने पे करना पड़ता? 20 पे करना पड़ता। तो ये क्या है? एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? जो टैक्सेशन के लिए काउंट नहीं किया जाता है, इसके माइनस करके जो फिगर निकलती है उस पे टैक्स लगता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम बोलते हैं कि भैया हमारा डेट क्या है? कंसिडर टू बी चीपर देन इक्विटी। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे? तो ये क्या है? EBT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो फिगर आएगा माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट अर्निंग आ जाएगी। और ये टैक्सेशन हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? उस फिगर पे कर रहे हैं जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। और इसी कारण की वजह से हम इंटरेस्ट को डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। जो हम डिविडेंड पे करेंगे ना, उस पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। डिविडेंड पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, सिंपल सी बात। डिविडेंड पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इक्विटी इशू करोगे
लोगों को डिविडेंड दोगे, टैक्स भी पे करोगे, मतलब हर जगह से तुम्हारे तो खेल लग गए। जबकि ऑन द अदर साइड डिबेंचर इशू करोगे, इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन मिलेगा, टैक्स कम जाएगा। माइट भी अभी तुम्हें ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही होंगी, रीज़न बीइंग अभी तुम लोगों ने टैक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा और ना ही तुम लोगों को पता है टैक्स होता क्या है। बट याद रखना, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें वैसे ही पढ़ने वाले हो, तो याद अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो कि भैया डेट क्या है, हमारा इंटरेस्ट के साथ आता है जो कि डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें ये चीपर पड़ता है इक्विटी के कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ बोरोड फंड इज नोन एज, मान लीजिए हम बोरोड फंड पे पे नहीं कर पाए इंटरेस्ट, व्हाट इफ हम अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पाए, ये किस प्रकार का रिस्क है, ये किस प्रकार की चिंता है जो आपके सर पे बैठी है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग रिस्क, फिर है बिजनेस रिस्क, फिर है फाइनेंशियल रिस्क, फिर है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या ये ऑपरेटिंग रिस्क है? क्या इसका किसी भी तरह से ऑपरेशन से कुछ लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये नन ऑफ द अबव है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। बोरोड फंड्स बोले तो क्या, वो पैसा जो आपने बोरो किया है, तो पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, तो मतलब फाइनेंस से बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क विल बी द आंसर। सो सब कुछ रब करूं तो फर्स्ट का आंसर है बी, दैट इज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, एंड इसका आंसर है बी अगेन, व्हाट, फाइनेंशियल रिस्क। क्या यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लगता है। अब आप बोलेंगे मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे उल्टा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता शेयर होल्डर्स के हाथ में। मतलब जब शेयर होल्डर को वो पैसा मिल जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे उस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपनी ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स पे कर चुकी है। तो जब कंपनी टैक्स पे कर चुकी है उस अमाउंट पे, तो दोबारा मेरे हाथ में वो टैक्सेबल क्यों होगा? फिर तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लगना। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा जिस पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी हूँ, फिर मुझे दोबारा से पे करना पड़ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स पे करूँगी, तो इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। आगे चल के पढ़ेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा सुनने में क्या जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा लाभदायक ही होती है। सो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, क्यों होगा? अगर हम कंपनी से भी चार्ज करेंगे टैक्स और शेयर होल्डर से भी चार्ज करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला मैं सिर्फ कंपनी से टैक्स लूँगा डिविडेंड वाले अमाउंट पे, शेयर होल्डर से नहीं लूँगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच dividends are free of tax in the hands of whom? Shareholders. Which tax is levied on companies for the dividend? आगे इन्होंने लिख ही दिया है वो चीज़ कि कंपनी डिविडेंड देने पे कौन से वाला टैक्स पे करती है। तो आपको यहाँ पे नाम भी जानने को मिल जाएगा, किस नाम से उस टैक्स को बुलाया जाता है। फर्स्ट है डिविडेंड पे आउट टैक्स। डिविडेंड पे आउट, आप ऑब्वियसली डिविडेंड दे रहे हो तो आप पे आउट ही कर रहे हो ना, क्या वो टैक्स का नाम है। सेकेंड है डिविडेंड एलोकेशन टैक्स। ये तो दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा, हटाओ इसको, समझ में नहीं आ रहा एज एन लाइक कोई लिंक नहीं बिठा रहा, ये नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थर्ड है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और फिर है नन ऑफ द अबव। देखना ज़्यादातर क्वेश्चन में ना 12th क्लास के जितने भी मैंने MCQs देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये नन ऑफ द अबव तो वैलिड होता ही नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा ही पॉइंट होता है जो लोगों को बाकी ऑप्शन नहीं दिखते तो ये लगा देते हैं। तो ये वाला तो ज़्यादातर इसको ऑप्ट मत करना, ज़्यादातर ये गलत ही माना जाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अब बचा क्या? डिविडेंड पे आउट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
दे रहे हैं, तो टैक्सेशन का नाम भी क्या होगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. सो व्हाट्स द राइट आंसर? द आंसर इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भैया टैक्स का नाम बताओ, तो ये है आपका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच केस अ कंपनी शुड गो टू ऑप्ट फॉर इक्विटी रेदर देन डेट. ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पे कंपनी को इक्विटी की डेट की जगह इक्विटी ऑप्ट करनी चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी को डेट की जगह इक्विटी इशू करनी चाहिए? आंसर है, इफ द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, इफ द फर्म हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ कैश फ्लो पोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, बोथ ए एंड बी. देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन सारे पढ़ते हैं हम आपके लिए दोबारा से. स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, ऑब्वियसली इक्विटी अच्छी होती है. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. मैंने पढ़ाया था ना कि इक्विटी कब कब हमें वो करनी चाहिए. इक्विटी तब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है जब स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं. जब ऊपर जाते हैं दैट मीन्स उसकी डिमांड बहुत सारी है, दैट मीन्स स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स एवरीबडी वांट्स टू परचेज शेयर्स. तो ऐसे टाइम पे आप इक्विटी इशू करेंगे. सेकेंड है, इफ द फर्म हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर है, तो ऐसे सिनेरियो में डेट की एक फिक्स लायबिलिटी सर पे बिठाना क्या समझदारी का काम होगा? आप सोच के देखियो, सोच के देखना. मेरे हाथ में ऑलरेडी 4 ग्लास है और मैं उसको कैसे भी हैंडल कर रही हूँ, मतलब पानी के बीच में मैंने हाथ डाला हुआ बट स्टिल आई एम हैंडलिंग इट. और मुझे कोई 5वां ग्लास दे देगा तो मैं क्या करूँगी? मना ही करूँगी ना. मैं बोलूँगी बेटा ये जो 4 पकड़ रखे ना उनसे भी जाऊँगी मैं, तो बेटर है तुम वो 1 ग्लास मुझे और नहीं दो. तो वैसा ही है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी इतनी हाई है, उसके बाद तुम एक और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करना चाहते हो, या एक और कॉस्ट, या एक और सरदर्दी, या एक और बर्डन अपने सर पे डालना चाहते हो. इज इट फिजिबल? नो. सो यहाँ पे भी आप क्या प्रेफर करोगे? इक्विटी प्रेफर करोगे. फिर है, इफ द कैश फ्लो पोजिशन इज स्ट्रॉन्गर. भाई कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो उस टाइम पे आप डेट इशू करते हो ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर पाओगे. कैश आता जाता रहता है तो इंटरेस्ट पेमेंट इजी होगी करनी. आएगा कैश पे कर देना. तो ऐसे सिनेरियो में आप डेट इशू कर सकते हो. बट क्वेश्चन क्या था कि कौन से सिनेरियोज हैं जहाँ पे इक्विटी इशू करना ज़्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू डेट. So the answer is both A and B. So answer is what? Both A and B. So एक हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सेकंड का आंसर हो गया हमारा D, that is both A and B. चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक क्वेश्चन है. फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन फर्स्ट रनिंग द बिजनेस स्मूथली. बिल्कुल करता है. अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. जब डेफिनेशन पढ़ रही थी ना तभी ये पढ़ लिया था, तो ये तो है ही एप्लीकेबल. कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन. जब सबको पता है कितना पैसा है, कैसा पैसा है, आराम से इजीली कहाँ से आ सकता है, तो ऐसे में सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बिजनेस में. जब सारे ही आंसर टिक हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. विदाउट सोचे हुए लगा दो टिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज. फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जिस्टेंस में क्यों आया था? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? फर्स्ट, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. ज़रूरत के समय में फंड्स आपके हाथ में हो. बिल्कुल सही. टू अवॉइड आइडल फंड्स. बिना ज़रूरत के फंड्स हाथ में खाली ना पड़े रहें. कौन होते हैं ऐसे लोग जिनके पास ऐसा इतना पैसा होता है कि उनका आइडल ही पड़ा रहता पैसा? मेरी तो महत्वाकांक्षाएं ख़त्म नहीं होती. मतलब आई एम तो ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है मेरे यहाँ पे तो. बट होते होंगे कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता होगा जो खाली पड़ा रहता है. बोथ ए एंड बी. फिर है टू मैक्सिमाइज फाइनेंशियल कॉस्ट. फाइनेंशियल कॉस्ट को मैक्सिमाइज कर रहे हो, लाइक सीरियसली? ये तो किसी भी तौर से वैलिड नहीं बैठ रहा है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का?
ये भी सही लग रहा है, सेकंड भी सही लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। तो दोनों में सेम चीज एप्लीकेबल है। जब सारे ऑप्शन सही लगते हैं तो आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सी और डी। फर्स्ट वाले का क्या है डी, सेकंड वाले का है सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज एंड आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ। अब इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। कैसे? पहले तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ शॉर्ट टर्म प्लान्स का नाम क्या होता है। दूसरा ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये कितने समय के लिए बनाए जाते हैं। तो पहला क्या, शॉर्ट टर्म प्लान्स का नाम बताना है आपको, और दूसरा ये समय के बारे में बात करनी है। चलिए अब ये बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोग्राम, जो कि लंबे समय की होती है। और ऊपर से इन्होंने लिखा हुआ है 2 ईयर्स। नहीं भैया इतना नहीं ले पाएंगे, तो ये कट हो गया हमारा ऑप्शन। बी में भी कैपिटल बजटिंग ये लिख दिया तो हम वहीं से निराश हो गए, ये भी ऑप्शन कट हो गया। फिर आया हमारा बजट्स। तो बजट्स इज द नाम जो कि शॉर्ट टर्म प्लान्स को दिया जाता है। ठीक है भैया, सही लग रहा है। तो पहला आंसर तो दोनों ही ऑप्शंस में सही है, लेकिन अब सेकंड आंसर बताएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कितने समय के लिए बनाए जाते हैं, देखिए नाम पे जाइए, क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म, मतलब ये छोटे समय के लिए बनाए जाते होंगे। और मैं जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ ऐसा जिसमें शॉर्ट टर्म लिखा होता है, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बेटा शॉर्ट टर्म याद रखना। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से नीचे वाला समय। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स। 1 साल से ज़्यादा होती हैं वो, तो कम नहीं होती हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। लास्ट दिया हुआ है बजट 1 ईयर और लेस, मतलब या तो 1 साल या फिर 1 साल से भी कम। हाँ यही तो है हमारा आंसर। सो द राइट आंसर इज व्हाट, डी। बजट्स इज द नेम गिवन टू शॉर्ट टर्म प्लान्स। और साथ में ये कितने पीरियड के लिए होता है, ये 1 साल या फिर उससे कम पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का उल्टा पूछ लिया आपसे, यहाँ पूछ रहे हैं आपसे लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से कम, तो 1 साल से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। बहुत सही, लेकिन ऑप्शंस पे जाइए। फर्स्ट है 0 to 1, मतलब ये तो पहले ही कट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल तक, और उससे ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म। सेकंड है मोर देन 1 ईयर, ठीक है सही लग रहा है। 10 to 20 ईयर्स, अब 10 to 20 ईयर्स तो मोर देन 1 ही होते हैं ना, मोर देन 1 मतलब लॉन्ग टर्म में आता है, तो शायद ये भी सही हो सकता है। फिर है 20 to 30 ईयर्स, ये भी लॉन्ग टर्म में आ सकता है। बट बेसिक बाइफिकेशन कैसे होती है, बेसिक बाइफिकेशन ऐसे होती है कि 1 ईयर से कम मतलब शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर देन 1 ईयर। सो दोनों का फाइनल आंसर बताऊं तो फर्स्ट का है डी, सेकंड का है बी। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स and ensuring that enough funds are available at the right time is called what? आपको यहाँ पे बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को समझना, सोर्सेस के बारे में पता लगाना और सही समय पे पैसे अवेलेबल रहे, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट्स इन, आप डे टू डे एक्टिविटीज में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। हायर वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ, आप डे टू डे एक्टिविटीज में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसकी वजह से क्या नतीजा निकलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हायर करंट रेशो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स। लोअर करंट रेशो, higher risk and profits,
हायर इक्विटी, लोअर रिस्क एंड लोअर प्रॉफिट्स, लोअर इक्विटी, लोअर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स। चलिए, अकाउंट्स में आप ये सारी रेशोज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, करंट रेशो या फिर लिक्विड रेशो, और वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, आंसर इज ए। मैं इतना ढीले वे में क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसके लिए मुझे पूरी कॉन्सेप्ट समझानी पड़ेगी, जो कि बेटर है आप अकाउंट्स में ही सीखिए। तो अकाउंट्स में जब आप रेशोज पढ़ रहे होंगे, उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ और MCQs, बट अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ MCQs हैं। लाइक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे लगेगा तुम्हें मतलब बिजनेस स्टडीज़ में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बट एनीवेज यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा बच्चों, MCQ सॉल्व करते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या वो करेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं या फिर वो इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं। और याद रखना आंसर सॉल्व करते वक्त भी कि कहीं तुम गलत आंसर ना टिक करके आ जो जस्ट बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं रहा या समझ नहीं आया। तो ये तुमसे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से तुम्हें गलत लग रही है। बच्चे क्या करते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, उनको लगेगा ये सही है और वही टिक करके आ जाएंगे और आगे का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। वो गलती मत करना, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग इट। मे बी तुम्हें लग रहा हो क्या बचकांड हरकत है, लेकिन नहीं करते हैं बच्चे ऐसी गलती, सो तुम मत करना। करंट असेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड देन फिक्स्ड असेट्स। जो करंट असेट्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड असेट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज लिक्विडिटी? क्या होती है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब किसी भी चीज़ को हम कैश में कितनी इजीली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने कि करंट असेट ज़्यादा लिक्विड होते हैं भैया, जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये करेक्ट है। करंट असेट्स कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट्स देन फिक्स असेट्स, ये भी करेक्ट है। करंट असेट्स पे पैसा लगता भी कम है और वो ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं करते। थर्ड है BR, bills receivable, that means debtors, stock, etc. are fixed assets. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिक्स असेट्स आर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऑब्वियसली आप फिक्स असेट्स के लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज नहीं ले सकते कि मैंने 15 साल के लिए मशीनरी खरीदी है और 2 दिन का मैंने क्या लिया, लोन लिया, और 2 दिन बाद वो लोन जिनसे लिया था वो हमारे घर के आगे खड़े हो गए कि बेटा पैसे कब लौटा रहे हो। तो मैं बोलूँगी यार ये तो 15 साल का वो है, तो वो बोलेंगे बेटा मुझसे तो 2 साल के लिए लोन लिया था ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। दैट मीन्स कौन सा गलत है, ये वाला, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक हम पढ़ चुके हैं, करंट असेट्स का हिस्सा है, दे आर नॉट फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थोड़े से फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े थे इस चैप्टर में, थोड़े बहुत ही पढ़े हुए हैं, वही याद कर लीजिए। देखते हैं कौन से वाला इसमें यूज होगा। क्वेश्चन है कंपनी ए हैज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। कौन से प्रॉफिट है ये, टैक्स के बाद वाले, मतलब इंटरेस्ट कट चुका है इसमें से, टैक्स कट चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बचा किसके पास, ए कंपनी के पास 1,50,000 रुपए का। चलिए बहुत बढ़िया। एंड इट्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10,000 शेयर होल्डर्स। शेयर्स ही होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000। चलिए, कंपनी बी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 1,20,000 और इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 12,000। विच कंपनी हैज बेटर EPS एंड हाउ मच? ओके, बहुत बढ़िया। आपको 2 कंपनीज दी हुई है, ठीक है, A एंड B। आपको दोनों का अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। एक का है 1,50,000 रुपए और दूसरे का है 1,20,000 रुपए। 1,50,000 रुपए और दूसरे का है 1,20,000 रुपए। यही था ना,
हाँ जी यही है, ठीक है। उसमें शेयर्स कितने हैं 10,000, इसमें कितने हैं 12,000। शेयर्स कितने हैं 10,000 और इसमें कितने हैं 12,000। ओ ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सो व्हाट्स द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज ईपीएस कैलकुलेट करने का कि भाई आपको अगर ईपीएस निकालना है तो ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। तो ईपीएस निकालने के लिए ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। तो पहला आ जाएगा 1,50,000 अपॉन 10,000, दूसरा आ जाएगा 1,20,000 अपॉन 12,000 सॉरी। चलिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। मैथ्स मेरा थोड़ा पुअर है लेकिन इतना बेसिक कैलकुलेशन मैं कर लूँगी। 3 0 से 3 0 काट दी, बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता था। 3 0 से 3 0 काट दी, 1 0 से एक और 0 काट दी, तो बचा क्या 15 अपॉन 1। क्या इस 1 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है। तो आंसर कितना आया 15। अब यहाँ देखते हैं 12 कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी। आई विश मेरे टाइम पे ऐसी सिंपल कैलकुलेशन आया करती। एनीवेज यहाँ पे कितना आ रहा है 10 अपॉन 1। क्या इस 1 की कोई वैल्यू है? नहीं है। तो इसका ईपीएस निकल रहा है 10, इसका निकल रहा है 15। ज़्यादा बड़ा ईपीएस किसका है, मतलब अर्निंग पर शेयर किसका ज़्यादा है? ए कंपनी का 15 है, बी कंपनी का 10 है। इतना मैथ्स तो आपको भी आता होगा कि आंसर क्या है 15। सो ए कंपनी का ज़्यादा ईपीएस है और वो कितना है? वो है 15। आंसर क्या हुआ? बी। सो फर्स्ट का आंसर है सी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, यहाँ पे करंट असेट आना चाहिए था। और सेकंड की पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग आफ्टर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना पड़ता है। और उसको करके आंसर क्या निकल रहा है? कंपनी ए 15। चलिए इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही एमसीक्यूज हैं तो हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली। एंड अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर। यस फाइनली कितनी तेज़ी से पढ़ा रही हूँ ना मैं, मतलब स्पेशल थैंक्स बनता है तुम लोगों का मुझे। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने कमेंट्स कर करके मुझे इतना वो किया, बट देन अब सिलेबस हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तुम लोगों को बहुत फास्ट पेस पे पढ़ाने वाली हूँ अच्छे से। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम हवा में पढ़ेंगे, बट हम जल्दी पढ़ेंगे कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और तुम लोगों को ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी तो करनी है भैया, मई में एग्जाम्स हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नोट्स चाहिए तो लिंक ले लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच।